कभी कभी मुझे लगता है कि आप केवल हेरा फेरी, जोड़ तोड़, तोड़ फोड़, इन सब में ही लगे रहते हैं। संसद चल रही है, इतने दिनों बाद चल है, और ये एक एक दुख की बात है कि संसद, सदन का नेता ही सदन से गायब है। 10 घंटे शायद ये बात चलेगी रस्मी तौर पे। अब प्रियंका गांधी इस पे बोलना शुरू कर दिए, लेकिन ये सब दिशाहीन बहस है। इस बहस का कोई मतलब नहीं। कौन इसको मना करेगा कि नहीं नहीं इस पे सजा नहीं होनी चाहिए? कौन इसका विरोध करेगा? तो इसमें कुछ बहुत निकलने वाला नहीं है। ज्यादा जरूरी ये होता कि, और ये इस समय सरकार बैकफुट पे। वो एक चीज से मैं बता दूं, कल कपिल सिब्बल ने जब इन जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो कोर्ट में जाएंगे, तो रातों रात धड़ाधड़ बिहार से भी स्टेटमेंट आ गया, असम से भी आ गया कि नहीं नहीं सारी वो वापस, सारे केसेस वापस, तुरंत इस पे कार्रवाई होने लगी। मैं प्रोफेसर शशि आपसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि दिल्ली में आप हैं, ये जो नकल रोकने के लिए आप अगर और कड़े प्रावधान कर दें, आप कह दें कि नहीं अब 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का जुर्माना लगेगा, इसमें 2 साल नहीं इसमें 200 साल की सजा होगी, ये ज्यादा, इससे आप लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल मर्ज का इलाज ये है? कि मर्ज का इलाज सिर्फ शिक्षा एग्जाम ही नहीं, एक लार्जर शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। और वो बात कोई रस्मी तौर पे 2 घंटे 4 घंटे नहीं, पूरे 2 4 5 दिन इस पे बात होके देश को पता लगे कि कौन कैसे क्या सोच रहा है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, हमारे टोटल बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन पे खर्च हो। ये लार्जर क्वेश्चन है। मैं यहीं से आपसे पूछ रहा हूं कि ये, मुझे तो ये दिशाहीन बहस लग रही है जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेसर शशि जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि कठोर सजा से अपराध का अंत नहीं होता। ये एक सैद्धांतिक जो है पहलू है, और इसका आप अध्ययन करेंगे कि इतने सारे कानून और उसका कन्विक्शन रेट कितना है, और कन्विक्शन रेट यदि कम है तो अपराध तो रुका नहीं। तो ऐसे कानूनों को बनाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा सवाल, 2024 में तो इन्होंने ही एक जो है वो बिल भी लाया और एक कानून भी बनाया, वो पारित भी हो गया, उसमें भी सजा के प्रावधान हैं। तो पहले ये तो बताएं कि 2024 में जब आप एक कानून बनाए तो उस कानून के अंतर्गत कितने लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को सजा मिली, उसका क्या फायदा हुआ? और फिर 2026 में आप ही की सरकार के रहते हुए, क्योंकि 2024 में भी तो इन्हीं की सरकार ने, वही शिक्षा मंत्री तब थे, तो ये आफ्टर ऑल सवाल ये तो उठेगा ना कि कानून पर कानून बनाते जाएं, लेकिन अपराध तो रुक नहीं रहा है, पेपर लीक नहीं रुका, सजा किसी को नहीं मिली। तो सवाल है कि ऐसे कानूनों का औचित्य क्या है? ये तो है। और जैसा मैंने कहा कि आप सजा को जितना कठोर बना दें, अपराध सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगा, क्योंकि अपराध के कारण क्या है, जिस प्रकार के पेपर लीक या तमाम सारी चीजें हो रहे हैं, उसके गंभीर अध्ययन के बाद उस पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ कुछ ऐसे नीतिगत फैसले लेने होंगे जिन नीतिगत फैसले के कारण जो है इस प्रकार की धांधली या इस प्रकार का पेपर लीक या इस प्रकार की जो भी कमियां विद्यमान है उसको दूर कर सके। तो नीतिगत फैसले तो आपके कुछ है नहीं। क्या नीतिगत फैसले हैं? आप एक बात ध्यान रखिए कि जब से ये पेपर लीक की बातें हो रही हैं तो उसमें तो एनटीए बहुत हद तक जिम्मेदार है। एनटीए क्यों बनाया था आपने? एनटीए को बनाने के बाद आपने क्या किया? उसके लिए जो है एनटीए में जितने जितने लोग कार्यरत हैं, क्या उनकी क्षमता उतनी है कि ऐसे तमाम एग्जामिनेशंस को आप जो हैं वो कंडक्ट करें? और मजे की बात यह है कि जो एग्जामिनेशन नया जुटता है वो भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है एनटीए की। मैं एक सवाल यहाँ और उठाऊंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन अभी चल रहे हैं और जो एडमिशन की प्रक्रिया थी 12th के एग्जाम में मेरिट के बल पे, फिर मेरिट के द्वारा कॉलेजेस जो है अपने वो तय करते थे कि उनका कट ऑफ क्या होगा और फिर उस प्रकार से जो है वो एडमिशन होते थे। आपने कहा नहीं, ये 12th के बाद भी विद्यार्थियों को एक और एग्जाम देना पड़ेगा। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो है CUET आपने प्रारंभ कर दिया। ये 4 सालों से ये 4 या चौथा साल तो हो गया, एग्जाम हो गया, ये 5वां वर्ष है। सवाल ये उठता है
कि आप अगर किसी संस्था पर एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम की जिम्मेदारी, विद्यार्थियों पर भी एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम की जिम्मेदारी, तो ये जो ओवर बर्डन स्टूडेंट भी हो रहे हैं और संस्था भी हो रही है, तो उसके परिणाम तो कुछ निकल नहीं रहे। आपने कोई अध्ययन किया क्या कि आखिरकार इस प्रकार के परिवर्तनों से कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए? ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मन में आता है, इन्होंने ठान रखी है कि ये उचित है तो उचित है, फिर उसके लिए कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, कोई संवाद करें शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, तमाम लोगों से इस पे चर्चा करें और तब जाकर के किसी परिवर्तन के लिए जो है कानून लाएं, यानी कि बिल लाएं या फिर कानून बनाएं। ऐसा तो कुछ यहाँ होता ही नहीं है। बस जो मन में आए, वेरी फाइन मॉर्निंग, आपको लगा नहीं अब ये करेंगे। तो मुझे लगता है 4 वर्ष का कोर्स कर दिया, एनईपी आपने जिस प्रकार से लागू किया, तमाम चीजों को देखेंगे, मुझे लगता है इसमें पूरी कार्यप्रणाली में जो एग्जाम का बर्डन विद्यार्थियों पर आप डाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्वेल्थ के एग्जाम का क्या रोल रह गया? कोई रोल नहीं बचा ना, क्योंकि उसमें भले 98% लाए हों विद्यार्थी, यहाँ तो उनको जो है अगर सीयूईटी में मार्क्स आ गए, वो मेरिट में आ गया, वो कर लेंगे। बाकी जो विद्यार्थी बहुत अधिक मार्क्स लाए भी हैं उनका नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि लगातार ये जो एनडीए की सरकार मोदी के अंडर में है, ये ऐसे ही प्रयोग किए जा रही है, और ऐसे प्रयोग करने के बाद इसके परिणाम को, उसके परिणामों का अध्ययन नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि सजा देने से क्या होगा? अब जो कुछ कर रहे हैं, हाँ, अब सीयूईटी के कारण क्या हुआ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उसके भी खुल गए। तो आप जैसे ये सब कोशिश कर रहे हैं, नए धंधे शुरू हो जाते हैं, और जितना इस प्रकार का कोचिंग और तमाम धंधे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए, ग्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो फिर प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। तो क्या करेंगे? वो कहीं से पेपर लीक कराने की भी कोशिश करेंगे, और कहां से करेंगे? तो वो तो भाई एनटीए के किसी अधिकारी को पकड़ेंगे, या तमाम जो लोग उस प्रकार की परीक्षा पद्धति में इन्वॉल्व हैं। ये एक और कारण है, सारे एग्जाम को आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में लीक करना बहुत आसान है। अगर लीक हो जाए, भाई दी भाई हमने पेपर बनाया है और मुझे 85 पेपर जो है याद रह गए, और मैंने वो 50 पेपर तो लीक कर दिए सब, और विद्यार्थी को सिर्फ उसको जो है यस लो, यानी कि जो ऑप्शंस हैं उसमें हाँ और ना करना या टिक लगाना, ये सारा जो है। तो मुझे लगता है ये तो आंसर करना भी आसान हो जाता है यदि आपके पास प्रश्न पहले से विद्यमान हो जाए कुछ समय के लिए भी। और फटाफट आजकल जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क और नेट और ये सारे फटाफट हो जाता है ये चीजें। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम ही खत्म हो गया। अब तो सब्जेक्टिव एग्जाम सिर्फ जो है वो कॉलेजेस में और कुछ इंस्टीट्यूशंस के जो होते हैं क्लास के लिए उसके होते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में पेपर लीक होने से भी फायदा नहीं होगा। अगर 1 घंटा पहले आपको पेपर लीक हो भी गया तो अब कर क्या लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे, कैसे उतना डिटेल्ड, और फिर लिखेंगे कैसे? तो मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, जो संस्थाएं हैं इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, वो किसी के पास जो है इस प्रकार का विजन नहीं है। और ये जो जब से ये बीजेपी और एनडीए की सरकार आई, इसने संवाद खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसे परिवर्तन होते थे तो उसके लिए पहले जो है यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी जो है कॉलेजेस के स्टाफ काउंसिल को भेजती थी, स्टाफ काउंसिल में टीचर्स उसको डिस्कस करते थे, फिर उसको प्रॉपर जो है उनको लौटाते थे, फिर एकेडमिक काउंसिल, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तमाम। लेकिन अब तो कुछ होता ही नहीं है। स्टाफ काउंसिल में तो कभी भी कोई जो भी परिवर्तन के प्रयास हैं वो आते ही नहीं है। ये जो 4 साल कोर्स आया, ये तमाम जो है एनईपी, किसी पे कोई चर्चा नहीं। तो जब चर्चा नहीं होगी तो फिर जो भी कानून बनाएंगे वो कानून बेमानी जैसा होगा, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन की कमियों को तो आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और दूसरा, उसके परिणामों का जब आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस कानून में, इस अधिनियम में, इस पद्धति में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है ये बहुत सारे सवाल है। और एनटीए अकाउंटेबल भी नहीं है। एनटीए किसके प्रति अकाउंटेबल है? सोसाइटी एक्ट के तहत बना दिया है, वो तो सरकारी एजेंसी भी नहीं है, और सारी जिम्मेदारी उसको दे दी गई है। और वो अपने मनमाने ढंग से किससे पेपर सेट करा रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और वहां बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जो संघ और जिनका नियंत्रण है सत्ता पे, विश्वविद्यालयों पे, तमाम वाइस चांसलर, तमाम अधिकारी, उन्हीं के प्रिंसिपल सब, तो उनके थ्रू ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के, और पहला जो मैं बार बार इस बात को भी रिपीट कर रहा हूं
कि पहले सरकार इस बात का जवाब दे कि 2024 का जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो है आपने कानून बनाया कि अनफेयर मीन्स को रोकेंगे, और जो तमाम वो प्रावधान थे, कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, और फिर 26 में क्यों हुआ, और 26 के और 24 के बीच भी बहुत जगहों पर जो है वो बहुत सारे पेपर लीक हुए। चलिए, आप कह रहे हैं कि साहब सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, रिक्रूटमेंट है या इस तरह के लिए हमने ये कानून बनाया, लेकिन सवाल है कि उन्हीं का बता दीजिए ना, आप तो कन्विक्शन का रेट बता दीजिए, कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रही है। जब इन पर प्रेशर कुछ बनता है तो एक और नया कानून, एक और नया जो है अधिनियम लाते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं, खुद ही नहीं याद नहीं रहता है। इनके शिक्षा मंत्री को याद नहीं होगा, अगर उनसे बुला करके, अब तो चलिए एक नए शिक्षा मंत्री आएंगे, इनसे कोई सवाल करेंगे, ये कहेंगे मैं तो अभी बना हूं, मुझे तो पता ही नहीं। तो पता नहीं तो जो पुराने शिक्षा मंत्री को बुला लीजिए, वो बताएं कि क्या कानून था, कितने कन्विक्शंस हुए, क्या एक्शन लिए गए, तमाम ये बातें तो कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जब 2024 के अधिनियम के बाद कुछ नहीं कर पाई, तो 2026 में जो अमेंडमेंट जो है बिल ला रहे हैं और सजा बढ़ा रहे हैं, सजा बढ़ाने से अपराध कम नहीं होते हैं, बार बार इस बात को। तो आप जब तक आप सिस्टम को पारदर्शी नहीं बनाएंगे, जब तक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, जब तक उसमें जो है सिस्टम में जो डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, तो हम लोग भी तो विद्यार्थी रहे, विद्यार्थी उस जमाने में तो हमें पेपर लीक सुनाई नहीं देता था कि पेपर लीक हो रहा है, और अब लगातार साहब 152 पेपर लीक, तो 79 पेपर लीक, और ये तो और कोई कार्रवाई नहीं। अब खुद ये बीजेपी वाले जो जिनके काल में अभी अभी जो है पेपर लीक हुआ, नीट का 24 में हुआ, वो पंजाब का सवाल लेकर के सारे एमपी जो है, अरे भाई इन्होंने ये सवाल उठा दिया, हम उनके खिलाफ जो है कुछ सवाल उठा देंगे। सवालों को उठाने से उसका परिणाम और उसके जो है ना जो कुछ भी कमियां हैं वो दूर नहीं हो सकती हैं। आप सवालों का उत्तर ढूंढें और उस सवालों को उत्तर ढूंढ करके अपेक्षित परिवर्तन के साथ साथ आप पूरी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी तय करें। अभी भी क्या एनटीए के चेयरमैन को हटाया गया क्या? भाई एनटीए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लेकर के और मेडिकल से लेकर के तमाम एग्जामिनेशन करनी उनकी जिम्मेदारी है। तो सवाल है, अभी पता चला कि 47 स्टाफ को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। कब किया? पेपर लीक तो 3 मई को, यानी कि 3 मई को एग्जाम होने के बाद 7-8 मई तक आ गई थी सूचना। आपने कब किया? चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया? तो सवाल ये अभी भी चेयरमैन को नहीं हटाया। यानी कि ये जो बहुत ही सेलेक्टिव होकर के आप काम कर रहे हैं, और उसमें जानकारी दी थी कि 34 स्टाफ, तो 47 स्टाफ कहां से हो गए? ये कौन से लोग हैं? कहां आउटसोर्सिंग, और अधिकांश चीज को ये आउटसोर्सिंग कर देते हैं। आउटसोर्सिंग में वही लोग होते हैं जो इनके करीब होते हैं, पार्टी विचार और तमाम। मुझे लगता है कि रोटन यानी पूरी तरह से सरांध इस व्यवस्था में आ चुकी है, और चूंकि शिक्षाविदों से इनका कोई लेना देना है नहीं, ऐसे ऐसे मंत्री बनते हैं। आपने अगर शिक्षा मंत्रियों का इतिहास पलट लें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग मोदी काल में जो है शिक्षा मंत्री बने हैं, और खुद प्रधानमंत्री की अपनी योग्यता को लेकर के इतने सारे सवाल उठे। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है लोग किसी परिवर्तन के लिए उसमें होने वाली जो भी अच्छाइयां हैं उसके लिए ऊपर देखते हैं, ऊपर बैठे लोग कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनकी कार्य पद्धति कैसी है। यहाँ तो जिधर देखते हैं कहते हैं ना कि हर साथ पे उल्लू बैठा है, तो अंजाम पुलिस क्या होना है? अगर 1-2 उल्लू होते तो उससे बात बन जाती, लेकिन यहाँ आपने जिन्हें हटाया है, यानी कि फोर्स किया, जो है युवाओं ने आंदोलन के द्वारा उनको हटाया, और जिनको लाया है उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, वो जिस मंत्री जिस पद पर हैं, जिस विभाग के हैं, और कई बार उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, तो आपको हंसी आएगी कि गजब गजब स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि इन तमाम पहलुओं पर बहुत विचार की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि एक विजन ही नहीं है शिक्षा के प्रति, तो और कोई भी विजन नहीं है, तो विजनलेस लोगों से कानून तो आप पास करा सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन उसे उन कानूनों को कैसे धरातल पर उतार करके उसको लागू करेंगे, क्योंकि कानून मायने नहीं रखता है जब तक कि कानून को लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक हो, मनसा ठीक हो, और तब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ ये एक और पाखंड और ढोंग है, ये एक और ठगने की पूरी कोशिश है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद।
जी प्रोफेसर जी, थैंक यू।